हाँ जी, आज हमारा डे 41 लेक्चर 9 इंडियन सोसाइटी का। डे 39 और 40 आपके दोनों टेस्ट थे। 39 आपका प्रीलिम्स का टेस्ट और 40 आपका मेंस का टेस्ट। जिनके भी मेंस के टेस्ट आए हैं वो आपको चेक होके मिल जाएंगे और उसके बाद 1-on-1 सेशन भी हम होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हुए डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पार्ट 1 आज हम करेंगे। तो इंडिया की डाइवर्सिटी बारे आज हम पढ़ेंगे। इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है, क्या क्या हमारी डाइवर्सिटीज के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, मतलब किन चीज़ों में हम अपनी डाइवर्सिटी मेजर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हुए देखो, एक इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ही सुंदर लाइन जो है वो मैंने ढूंढ के यहाँ पे लिखी है। कभी भी डाइवर्सिटी का क्वेश्चन आता है, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन आता है, आप इस चीज़ को इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। इंडिया इज अ म्यूजियम ऑफ कल्ट्स एंड कस्टम्स, कॉमा क्रीड्स एंड कल्चर्स, कॉमा फेथ्स एंड टंग्स, कॉमा रेशियल टाइप्स एंड सोशल सिस्टम्स। तो एक बहुत शॉर्ट में इंडिया की सारी डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट हो जाती है। तो इस चीज को अगर आप यूज कर पाओ कहीं अपने आंसर्स में तो जरूर कोशिश करना। मतलब ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम लिखोगे तो, अगर सबने सेम लिखा तो वो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कहीं से सेम ही जगह से पढ़ के आए हो। पर ऐसे अडेप्टिव वर्ड्स जो एक साथ जुड़ सकें, अगर और भी आपको कहीं से कोई और वर्ड्स भी लिंक होते हैं, इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ के लिखो, तभी आपकी मेंस की अच्छी इंट्रोडक्शन बने रहेगी। ठीक है, देखो वर्ड ये स्ट्रक्चर्स, फेथ एंड टंग्स, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स है। बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं, बस उन सिंपल वर्ड्स को आपस में जोड़ के एक ऐसा लिंक बनाया गया है कि वो अपने आप में सुनने में अच्छा लग रहा है। और बीच में इंडिया इज अ म्यूजियम ऑफ, ये एक शुरुआत जो कर दी है। इसके बाद जो एक वर्ड सारे जोड़ दिए हैं, ये बस एक शुरुआत की बात होती है कि हाँ तुम इन सारे वर्ड्स को लिंक अप कैसे कर रहे हो। इतने से ही आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी बन जाती है। आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत फैंसी वर्ड्स ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स जो सब्जेक्ट के रिलेटेड हों और उनका आपस में लिंकअप किस तरीके से करवा पाओगे शॉर्टेस्ट मैनर में, वही सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शंस आपके लिए क्रिएट करेगी। तो हमेशा इसी चीज की आपने कोशिश करनी है कि किस तरीके से आप ये सारी की सारी इंट्रोडक्शन ऐसे बना पाओगे। नेक्स्ट है, देखो हमारी सबसे पहले, अब डाइवर्सिटी की बात करने से पहले, डाइवर्सिटी अपने आप में सबसे पहले चलो इसे इंट्रोडक्शन से बात कर लेते हैं। डाइवर्सिटी अपने आप में होता क्या है? देखो, जब हम डाइवर्सिटी बात करते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब होता है हमारे यहाँ पे जितने भी टाइप के डिफरेंसेस हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे कस्टम्स में हो, चाहे वो हम क्रीड के किस क्रीड को बिलोंग करते हैं, चाहे हमारे सॉरी ये फिर से कल्चर में, कल्चर्स में हो, फेथ में हो, हम क्या लैंग्वेज बोलते हैं, हम किस रेस को बिलोंग करते हैं, या कौन सा सोशल सिस्टम फॉलो करते हैं, ये सारी चीजों की डाइवर्सिटी जो होती है वही इंश्योर करती है कि कंट्री कितनी डाइवर्स है। इंडिया के मामले में इंडिया एक मल्टी डाइवर्स कंट्री माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत तरीके की डाइवर्सिटी है। जैसे एक चीज लगा के बात करते हैं कि जैसे रेस होगी, इंडिया के अंदर बहुत सारी रेसेस हैं, कॉस्कोजॉइड, मोंगोलाइड, द्रविडियन, नेग्रॉइड, ये सारी आपकी रेसेस हैं। पर ये रेसेस अलग अलग रिलीजन फॉलो करती हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलती हैं। ठीक है, अलग अलग इनका कल्चर है, अलग अलग इनके फूड टाइप्स हैं। हाँ, तो इतनी ज्यादा वैरायटी, मतलब यही चीज मैं किसी और को भी मेन हेडिंग मान के सब टाइप डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, कि रिलीजन है, रिलीजन के अंदर बहुत सारी रेसेस है, रिलीजन के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस भी हैं। जैसे कंपैरिजन में लगाते हैं, देखो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी, पाकिस्तान का कंसेप्ट शैलो क्यों था, मैं आपको वहां से बताता हूँ कि पाकिस्तान एज अ सक्सेसफुल कंट्री कभी बन क्यों नहीं सकती। ठीक है, जैसे बांग्लादेश अलग हो गया, क्यों अलग हुआ? क्योंकि बांग्लादेश एक सिंगल आइडेंटिटी पे बेस्ड था, वो था मुस्लिम। पर मुस्लिम एक सिंगल आइडेंटिटी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। अब तीन तरीके के, तीन इलाकों के मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स सपोज एक मुस्लिम जो कश्मीर में रहता है, एक मुस्लिम जो आपका पंजाब में रहता है, और एक मुस्लिम जो आपका केरला में रहता है।
ठीक है, इन तीनों मुस्लिम्स की कैटेगरीज लगा लो। ठीक है, एक जो आपके कश्मीर में, एक पंजाब में और एक केरला में। अब इन तीनों मुस्लिम्स को अगर आप देखोगे, तीनों की लैंग्वेज अलग अलग है, जो वो बोली बोलते हैं वो तीनों अलग अलग बोलते हैं। केरला में मलयालम, पंजाब में पंजाबी और कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं वैसे। ठीक है, उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज, डायलेक्ट भी एग्जिस्ट करता है कश्मीरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेज अलग अलग है। फिर खाना, जैसे जो केरला में रह रहे हैं ऑब्वियसली वो सी फूड ज्यादा कंज्यूम करते होंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का खाना खा रहे हैं, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोल रहे हैं, लोकल कस्टम्स या लोकल फेस्टिवल्स भी शायद थोड़े थोड़े अलग सेलिब्रेट करते हैं। तो हर चीज में कहीं ना कहीं फर्क है। अब ये जो आपके फर्क आए हुए हैं, इसी कारण ये जो मतलब आपके सारे के सारे फर्क आए हुए हैं, इसी चीज के कारण आपकी इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? अब इससे आगे बढ़ते हुए पॉपुलेशन सॉलिडारिटी फिर कैसे फील करेगी? अगर मैं कह रहा हूं कि इंडिया इतनी ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो हमारे यहाँ पे सॉलिडारिटी कैसे बनेगी? कैसे सारा देश एक साथ जुड़ा रहेगा एक सिंगल कंट्री के तौर पे? क्योंकि इस तरीके से तो हम बट ही जाएंगे आपस में, अगर इस तरीके से ही सोचेंगे। तो अगर लेट्स सपोज हर सेक्शन अपने आप को अलग सोचने लग जाए, तो देश ही अपने आप में डिवाइड होने लग जाएगा। तो कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारा देश हर टाइम जुड़ा रहे, हमारी डाइवर्सिटी कभी भी हमारे डिवीजन का कारण ना बने? तो देखो, सॉलिडारिटी इसका इसलिए जरूरी होता है कि सॉलिडारिटी लोग आपस में कुछ ना कुछ कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स, स्टैंडर्ड, सिंपथीज कुछ कॉमन सेट करें, जिससे यूनिटी बनी रहे ग्रुप में। अब दो टाइप की आपकी यूनिटीज होती हैं, एक जो पुराने टाइप की है और एक जो मॉडर्न जमाना दे रहा है। पुराने जमाने की जो है वो है मैकेनिकल सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी होता है ये ऐसे ग्रुप्स में होते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम रिजेंबल करते हैं। देखो, ऐसी मैकेनिकल सॉलिडारिटी का क्या मतलब है, इसे मैं दूसरे कंटेक्स्ट में समझाता हूँ। लेट्स सपोज लोग, जैसे मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि अगर लोग अपने आप को यही सोचें कि हम एक ही रिलीजन को बिलोंग करते हैं, या हम एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, या हम एक ही रीजन में रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं, तो हम एक साथ हैं। पर इससे क्या होगा कि अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे जो अपने आप को सोचेंगे कि हाँ, हम यहाँ से, हम यहाँ से, हम यहाँ से, हम यहाँ से हैं। वहीं पे कुछ और जो आपके बाकी ग्रुप्स हैं या बाकी और जो लोग हैं, वो आपको लगेंगे कि ये हमसे अलग है। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी की थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं कि ये सिर्फ अपनी रिजेम्बलेंस, जो लोग हमारी भाषा बोलते हैं, जो हमारे इलाके में रहते हैं, हमारा रिलीजन फॉलो करते हैं, हम उनसे ही कनेक्ट कर पा रहे हैं, होती है मैकेनिकल सॉलिडारिटी। इसकी लिमिटेशन यही छोटे स्केल पे हो सकती है। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जैसे शहरों में बन रही है। देखो, शहरों में हमने पहले अर्बनाइजेशन के चैप्टर में पढ़ा कि लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, अपने अपने कल्चर वहां से लेके आते हैं। तो हर जगह का इन्फ्लुएंस सिटीज के ऊपर है। तो सिटीज का अपने आप में कोई एक सिंगल कल्चर नहीं रहता, एक डाइवर्स कल्चर बन जाता है, हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन ला रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो शहर आ रहे हैं, शहरों के अंदर लोगों को आपस में जो कनेक्टिविटी है वो ज्यादातर इंटरडिपेंडेंस पे है। हम शहरों में रहते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ज्यादा कर रहे हैं, इस कारण हमें लगता है हम एक साथ हैं। शहरों के अंदर है, हमें लग रहा है हमारी प्रॉब्लम सेम है। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम सेम है, हम सेम कंडीशंस में रहते हैं, हम सेम फैसिलिटीज यूज करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि हाँ, ये हमारे जैसे ही है। ठीक है, दिल्ली शहर लगा लो, दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है। 2 करोड़ ये लोग कहाँ कहाँ से नहीं आए हुए इंडिया के, पर उन सबकी कनेक्टिविटी वो अल्टीमेटली अपने आप को दिल्लीइट्स ही कहते हैं कि हम दिल्ली से ही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां का जो कल्चर बन चुका है, जो दिल्ली का कल्चर बन चुका है, लॉन्ग टर्म में वो उन सब के अंदर एक कॉमन स्टैंड जरूर आ गया। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली डिफरेंसेस होंगे, पर 70% के करीब उनकी लैंग्वेज, उनका रहना, उनका खाना पीना, वो कहीं ना कहीं कॉमन हो गया है। तो वो जो है ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। यहाँ पे लोग बहुत सारी डाइवर्स चीजों से ऊपर उठ के अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं ज्यादा बेटर ग्राउंड पे।
ठीक है, क्लियर है, ये सारी की सारी चीज इस तरीके से क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो वो आराम से पूछ सकते हैं, फिर हम वो डाउट दूर करके फिर आगे भी बढ़ लेंगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए अगली चीज है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे। अब देखो इंडिया के अलग अलग डाइवर्सिटीज बारे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली डाइवर्सिटी है इंडिया की ज्योग्राफी। सबसे पहला कारण इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी का बनता है हमारी ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करती है कि हम अपनी पूरी लाइफ कैसे बिताते हैं। देखो जो आपके हिमालयन रीजन्स हैं, ठीक है, जितनी भी हिमालयन स्टेट्स हैं, ये सारी की सारी जगहों पे बिकॉज कनेक्टिविटी बनाना इतना आसान नहीं, कहीं पे भी ट्रैवल करना है, पहाड़ उतरना या चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही आइसोलेटेड लाइफ हो जाती है, तो और ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, कोल्ड वेदर ज्यादा रहेगा। उसी के कारण वहाँ का सारा कल्चर, कस्टम्स, हर चीज डिफाइन होगी। ठीक है, इवन जो आपकी क्लोथिंग है, हर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल। ठीक है, कल्चर, कस्टम्स, क्लोथिंग, फूड। ठीक है, जो खाना वहाँ लोकल एरिया में सी, आप कहीं पे भी इंडिया में ट्रैवल करते हो ना, आगे जाके हम देखेंगे कि भी इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, वहाँ की लोकल डिशेस कई जगहों पे मशहूर हैं। पर अगर तुम उन डिशेस को ध्यान से पढ़ोगे ना, वो जो चीजें हैं ना वहाँ लोकल एरिया में वो मिलती, ज्यादा मिलती वहीं पे हैं, बाकी एरियाज पे वो उतनी ज्यादा नहीं मिलती। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वहां पे उनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, और वो ट्रेडिशनली ही वहां पे ज्यादा है। शायद कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों, कुछ लीव्स हों, किसी प्लांट के कोई पत्ते हों, ठीक है, जो डिशेस के अंदर डाले जाते हैं, कुछ वहाँ के लोकल मसाले हों। ठीक है, इसी कारण बहुत सारे डिशेस हैं जो उन्हीं एरिया के अंदर मशहूर है। इसलिए जब इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करोगे, हर जगह की कोई ना कोई मशहूर डिश कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, ज्यादातर कोस्टल एरियाज पे जाओगे, आपके सी फूड से रिगार्डिंग वहाँ पे फिश मतलब फेमस डिशेज होंगी। अब वो आप खाते हो नहीं खाते हो वो अलग बात है, बस मतलब वहाँ के कल्चर के मुताबिक ऐसी चीजें। ठीक है, क्योंकि जो आपकी कोस्टल बेल्ट्स की जैसे मैं बात करूं, इस साइड पे ये आपकी सारी वेस्ट कोस्टल प्लेन्स हैं, ये सारे जो ये पिंक में बने हुए हैं, यहाँ पे आपके पहाड़ आ जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। ठीक है, इस साइड पे ईस्टर्न घाट आ जाते हैं, तो दोनों साइड पे जो ये प्लेन्स का इलाका रह गया, इनका कल्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि बीच में जो पहाड़ों का बैरियर आ गया, उन पहाड़ों के बैरियर ने दोनों साइड पे जो बाकी एरिया बचा समुद्र के साथ, उसका कल्चर अलग कर दिया। वहीं पे जो आपके ग्रेट प्लेन्स हैं, यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर अलग है। ठीक है, आपके आइलैंड्स पे कल्चर अलग है। इसी कारण इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्स हुआ है, क्योंकि हमारे डाइवर्सिटी के कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला, वन ऑफ द मेन रीजंस, इंडिया की ज्योग्राफी इतनी वाइड और इतनी वैरायटी हमें मिली है। हमारे पास डेजर्ट्स भी हैं, हमारे पास प्लेन्स भी हैं, जहाँ पे रिवर्स आपकी गंगा, यमुना, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज उनकी, वो सारी की सारी ऑक्यूपाई करती हैं। पहाड़ों का इलाका, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी इंडिया के अंदर हैं। फिर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, वो भी बनते हैं। इंडिया का एक पेनिनसुला भी है, ठीक है, तो पेनिनसुला भी हमारे यहाँ पे बनता है। फिर हमारे बीच में सेंट्रल इंडिया, ये जो एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ये बहुत ही ड्राई एरिया है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये अलग टाइप का ड्राई एरिया है। यहाँ पे जनरली रेनफॉल कम होती है और सॉइल दरारें पकड़ लेती है। वहीं पे यहाँ पे आपके डेजर्ट का एरिया भी है, जो बिल्कुल ही सूखा पड़ा है। ठीक है, सारा का सारा राजस्थान डेजर्ट नहीं है, पर जो थार का एरिया है, थार डेजर्ट का, वो आपका काफी ड्राई एरिया भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सारा का सारा इंडिया कौन कैसे टेम्परेचर फेस कर रहा है, कैसी ज्योग्राफी फेस कर रहा है, इसके कारण आपके फर्क जरूर आता है। ठीक है, आगे टेम्परेचर और वो बारिश के बारे भी देखेंगे। तो हमारी ज्योग्राफी को हम चार हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हिमालयन रीजन है, जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन की एक तरह से वॉल बन जाती है। इस वॉल के कारण क्या होता है कि यहाँ से जो ऊपर नॉर्थ साइड से ठंडी हवाएं हमारे इंडिया के अंदर आनी थी, और उसने ये शायद ये सारा एरिया बर्फ का बना देना था, वो नहीं बना पाई।
ठीक है, पर उसके कारण क्या, हिमालयस के अंदर बर्फ ही बर्फ भरी पड़ी है। ठीक है, तो ये कश्मीर से एक्सटेंड होके वेस्ट असम और उससे बियॉन्ड बाकी सारा कवर करती है। इसके अंदर आपके कश्मीर, कांगड़ा, तेरी, ये सारी वैलीज आ जाती है। कुमाऊं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये सारी जो आपकी वैलीज हैं और आपके देश भी हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सेकेंड रीजन अगर बात करूँ, नॉर्दर्न प्लेन्स, जहाँ पे पंजाब से शुरू होके आपके गंगा, यमुना, आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और इवन आपके ब्रह्मपुत्र आके असम तक, ये सारा एरिया कवर करता है। ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है, बहुत ज़्यादा इंडिया के एग्रीकल्चर यहीं पे डिपेंड करता है, वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। थर्ड रीजन होता है कि ये प्लाटू रीजन है, थोड़ा सा हाई एरिया है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स, ये आपके प्लाटो का एरिया है। ठीक है, और ये आपके पेनिनसुलर प्लाटो है। ठीक है, यहाँ पे आपके प्लाटोज बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। प्लाटो क्या होते हैं? प्लाटो फ्लैट लैंड होते हैं जिनकी हाइट काफ़ी ऊपर होती है। ठीक है, आम एल्टीट्यूड से ऊपर एरिया, पर ये फ्लैट होते हैं, प्लेन होते हैं, पहाड़ी इलाके नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे ही पूरे शहर सब कुछ बसा होता है, तो दिखने में नहीं लगता कि कोई ज़्यादा हाइट पे है ये चीज़, पर बस वहाँ पे वो ज़मीन ऐसे ऊपर को उठ चुकी है, एक एक लेयर बन बन के ऐसे, कभी पूरी की पूरी ये चीज़ ऊपर को उठ गई। दिखने में ये सारा बिल्कुल फ्लैट लैंड है, हम इसके आगे डॉट से हैं, बस यहीं पे घूम रहे हैं हम। ठीक है, पर ये आसपास के बाकी इंडिया से ज़्यादा ऊपर उठा हुआ एरिया है। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो दोनों साइड पे आते हैं, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का पुराना नाम है सह्याद्री। ठीक है, और ईस्टर्न घाट्स का पुराना नाम है महिंद्रा। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट्स का पुराना नाम महिंद्रा और वेस्टर्न घाट्स का पुराना नाम सह्याद्री। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी बस आपके कोस्टल प्लेन्स रह गए। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, आपको मैंने कोस्ट पहले डिवाइड करवाए थे। ये आपके मुंबई से लेके आपके गोवा तक, ये है कोंकण का कोस्ट। ये जो पिंक एरिया है, इससे भी आगे डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद आपका कर्नाटका का एरिया आ गया, वो आपके आगे कन्नड़ प्लेन्स, ये कन्नड़ कोस्ट आ गया। फिर आपका नीचे मालाबार कोस्ट आ गया, जो आपका केरला का एरिया है। ठीक है, इस साइड पे जो आपका तमिलनाडु से पुडुचेरी, ये सारा का सारा इलाका आ गया, ये आपका कोरोमंडल का एरिया आ गया। ठीक है, सॉरी, आ गया आंध्र प्रदेश भी। ठीक है, ये सारा का सारा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तक, ये सारा आपका कोरोमंडल का एरिया आ गया। और ये ऊपर जो उड़ीसा वाला ये सारा एरिया है, ये आ गया आपका नर्दर्न सर्कल का एरिया। ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा एरिया डिवाइडेड है। अब इससे आगे बढ़ते हुए रेशियल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करें। देखो, इंडिया के अंदर अलग अलग रेसेस भी एग्जिस्ट करती हैं। अब रेसेस क्या होता है? देखो, बेसिकली इंसानों को अगर तुम सारी दुनिया के इंसानों को अगर तुम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहोगे ना, तो हम किस तरीके के दिखते हैं, हमारे बाल कैसे हैं, हमारा स्किन कलर कैसा है, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारी हाइट कितनी है, मतलब ऐसी सारी चीजों के ऊपर ना हम इंसानों को अलग अलग बायोलॉजिकल ह्यूमन ग्रुपिंग में डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे मतलब क्या क्या हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब कुछ पढ़ के हम अलग अलग बायोलॉजिकल ह्यूमन ग्रुपिंग्स बना देंगे। और इसके थ्रू हम दुनिया भर में अलग अलग रेसेस बना सकते हैं। तो ये जो आपके सारी की सारी रेसेस हैं, ये इंडिया के अंदर नेग्रोइड, आपके प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मोंगोलॉइड, मेडिटेरेनियन, नॉर्डिक, वेस्टर्न, ब्रासिलिफेलस। ब्रासिलिफेलस कौन होते हैं? ब्रासिलिफेलस इंडिया में आपने लोग देखे होंगे जिनका बहुत ही चौड़ा मत्था होता है। ठीक है, फोरहेड बहुत ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, और मुंह भी काफी चौड़ा होता है। ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी है, सब कैटेगरी है लोगों में, कि जिनके मुंह बहुत ही बड़े होते हैं, मत्था भी चौड़ा होता है, मुंह भी चौड़ा होता है। ठीक है, मुंह से काफी बड़े होते हैं, बाकियों से कंपैरेटिवली फेस बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो कैटेगरी। अब इंडिया के अंदर रेशियल डाइवर्सिटी इस चीज की देखोगे, देखो इंडिया के अंदर अलग अलग एरियाज के अंदर लोग रह रहे हैं।
उसे बताना है से मतलब ये जो आपका ये सारा नॉर्दर्न एरिया है, यहाँ पे ज्यादातर क्योंकि आपके आर्यन रेस जो आई थी, जो हम आर्यंस के चैप्टर पढ़ते हैं, तो कॉस्कोजॉइड यहाँ पे आपके इन एरियाज में रहते हैं। जो आपके पहाड़ी इलाके हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे हाइट छोटी रह जाती है, आपके थोड़े जो आईज होती हैं, आईज भी छोटी होती हैं, तो वो जो फीचर्स हैं वो मोंगोलॉइड फीचर्स उन्हें रेफर किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो आपके बिहार साइड पे और बंगाल साइड पे जो है, ये ट्रू मेडिटेरेनियन टाइप के लोग रहते हैं। इंडिया के अंदर छोटे छोटे पैचेस हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार, खासकर निकोबार के कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पे निग्रॉयड रेस भी रहती है। ठीक है। और कुछ हमारे यहाँ पे इंडिया में छोटे छोटे पैचेस हैं जहाँ पे निग्रॉयड, निग्रॉयड मतलब जो आपके जैसे अफ्रीका से जो लोग हैं उनके लिए निग्रॉयड, उनके लिए वर्ड यूज होता है कि वो जैसे दिखते होते हैं कि थोड़ा डार्क स्किन कलर है, करली बाल हैं, उसके बाद स्ट्रेच्ड नोज है, थोड़ा नाक फैला हुआ होता है, पिचका और फैला हुआ नाक होता है। तो इस तरीके के जो फीचर्स होते हैं वो नेग्रॉयड फीचर्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बाकी आपके जो सदर्न इंडिया में हैं उन्हें द्राविडियन रेफर किया जाता है, या उन्हें पेलियो मेडिटेरेनियन भी बोल सकते हो, जो इंडिया के बिल्कुल सेंटर एरिया में है। और इस साइड पे आपके ईस्टर्न इंडिया में भी हैं, इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक है, या ये मतलब प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड के लोग ये ईस्टर्न इंडिया में भी यही पाए जाते हैं, जो आपके नॉर्थ ईस्ट का एरिया ऑस्ट्रोलॉइड रेस है। ठीक है। ये अलग रेस है बाकी पहाड़ी इलाके से। ठीक है। तो ये रेशियल डिवीजन इंडिया में अलग अलग है। इसके बाद अगर बात करें इंडिया के अंदर क्लाइमेट रीजन्स की, ठीक है, देखो इंडिया के अंदर अलग अलग क्लाइमेट रीजन्स भी हैं। जैसे यहाँ पे ये सारे दिए हुए हैं, माउंटेन क्लाइमेट, ये जो आपका ऑरेंज में दिया है ये सारा माउंटेन पहाड़ी इलाका है। ठीक है। जहाँ काफी हाई अल्टीट्यूड वाले पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे जितना भी आपका क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है इसे माउंटेन क्लाइमेट कह सकते हैं। वहीं पे जो आपका लाइट कलर में ये ग्रीन में दिया हुआ है, क्योंकि जब हम मॉनसून पढ़ते हैं, हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी में पढ़ा, मॉनसून सबसे पहले यहाँ पे आता है। यहाँ पे बारिश काफी होती है ये पूरी बेल्ट में, इस कारण ये जो आपका एरिया है ये ट्रॉपिकल मॉनसून का एरिया है। ठीक है। ये जो एरिया है ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एरिया है। इसके बाद ये जो राजस्थान का एरिया बना हुआ है ये हॉट डेजर्ट या एरिड एरिया है, बिल्कुल सूखा एरिया। कुछ पंजाब का भी ये नीचे का एरिया आ जाता है, और कुछ हरियाणा का भी एरिया आ जाता है, बाकी ये राजस्थान का, ठीक है, और थोड़ा सा गुजरात का भी इस साइड पे एरिया। ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये जो रेड में दिया हुआ है, पिंकिश रेड में दिया हुआ है, ये सारा आपका सेमी एरिड एरिया है, स्टीप का एरिया। स्टीप ऐसा एरिया होते हैं, देखो हम मैंने आपको ये भी वर्ल्ड सॉरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी के टाइम बताया था, स्टीप ऐसे एरिया होते हैं जो आपके ग्रास लैंड के एरिया होते हैं, जहाँ पे घास बहुत बढ़िया उगता है। ठीक है। इसी कारण अगर आप देखोगे इंडिया की जो वीट बेल्ट है मध्य प्रदेश का, ये वो इसी कारण इस एरिया में ज्यादा बेटर उगती है, क्योंकि ये स्टीप का ही एरिया है, यहाँ पे घास ज्यादा बेटर उगता है। घास क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होती, तो पेड़ नहीं उग पाते ज्यादा। ऐसा नहीं है कि जंगल बन सकते हैं पेड़ उगाएंगे, यहाँ पे इतनी को ही बारिश होती है कि आपके घास ही उग सकते हैं। ठीक है। तो कैसे वहां पे कितनी बारिश है, कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी पड़ती है, इसी के कारण सारी की सारी वेजिटेशन होगी। अब जैसी वेजिटेशन होगी वहां पे जो रहने वाले, देखो ट्रेडिशनली कौन सा मार्केट्स होती थी कि सुपरमार्केट जाओगे सामान खरीद लाओगे, तो वहां पे जो मिलता है उसी से गुजारा करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे रह नहीं पाओगे। अब ऑब्वियसली जब वहां पे गुजारा करना पड़ेगा, वहां पे आप अपने मुताबिक जो सबसे पहले तो आसपास पेड़ पौधे मिल रहे हैं आप उनके साथ गुजारा करोगे। उसके बाद जो बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाके हैं उन्हें पता है कि विंटर्स में शायद कुछ नहीं मिलने वाला, फिर वहां पे कस्टम्स या वहां पे हैबिट्स ऐसी बन जाती हैं कि खाना पहले स्टोर करके रख लेना है, क्योंकि पता है कुछ महीने ऐसे भी आएंगे जहां पे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी वेरिएशंस आई हैं। ठीक है।
इंडिया के अंदर ये अलग अलग वेरिएशंस आई हैं। जैसे इवन वैसे जैसे अगर रिलीजन की भी बात करो, हिंदुइज्म में बात करो, जैसे ट्रेडिशनली ब्राह्मण्स मीट या नॉन वेज नहीं खाते आए हैं, पर इसके रिकॉर्ड्स रहे हैं वैदिक एज के टाइम के, कि जो वेस्ट बंगाल साइड पे, जो कोस्टल एरिया के साइड पे आपके ब्राह्मण्स रहते थे ना, उन्हें फिश खानी अलाउ की गई थी। ठीक है, बाकी कोई भी और मांस खाना अलाउ नहीं किया गया था, फिश खानी अलाउ कर दी गई थी। क्यों? है तो वो भी कोई जानवर ही ना, पर क्यों अलाउ किया गया? क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा इनकी है। अब भूखे थोड़ी मर जाना है, तो ऑब्वियसली एग्जेम्पशंस भी हमारे रिलीजन में ऐसे ही क्रिएट की गई हैं। ठीक है, हमारे सारे के सारे जो एग्रीकल्चर, हम कब बिजाई करते हैं, जो कब हम क्या कहते हैं सोइंग करते हैं, कब हम हार्वेस्ट करते हैं, वो सब कुछ भी इसी चीज के ऊपर बेस है कि हमारी कब बारिश आनी है, कब सीजन्स चेंज होने हैं। ठीक है, इवन जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, आपको क्या लगता है कि दिवाली, चलो रिलीजियस सेंटिमेंट्स असाइड, मैं रिलीजन की बात नहीं करता, पर इन जनरल भी सारे फेस्टिवल्स लगा के चलो, ठीक है, चाहे आपके विंटर से पहले के फेस्टिवल लगा लो, दिवाली, दशहरा, ये सारे फेस्टिवल्स लगा लो सारे रिलीजन्स के, या आपके कुछ और फेस्टिवल्स जो हैं, जो आपके अप्रैल, बैसाखी और ये सब कुछ हैं, ये इन्हीं सीजन में क्यों आते हैं जब आपका हार्वेस्ट होके हटता है? किसी और सीजन में भी तो आ सकते हैं। ठीक है, मैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इकोनॉमिक रीजंस बता रहा हूँ, इनके इकोनॉमिक रीजंस क्या है। क्योंकि जब हार्वेस्ट होगा, ट्रेडिशनली इंडिया एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी रही है, हार्वेस्ट होगा, लोगों के पास पैसा तभी आएगा, लोगों के पास पैसा होगा तभी तो फेस्टिवल मना पाएंगे। ठीक है, ऐसे मौसम में अगर आप फेस्टिवल मना रहे हो, जब आपके लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो सेलिब्रेशन कहाँ से होगी? तो इसीलिए हार्वेस्ट के बाद ही देखना, सारे फेस्टिवल्स हार्वेस्ट के सीजन के बाद ही होते हैं, या जब हार्वेस्ट का सीजन होता है बस उसके बाद, इमीडिएटली बाद ही शुरू होते हैं फेस्टिवल्स। बाकी सारा साल एक तरह से हमारा काम डाउन रहता है, फिर अचानक सडनली सारे फेस्टिवल लाइन अप हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा ट्रेडिशनल सेटअप ऐसे बना हुआ है, क्योंकि हमारी कंट्री काम ऐसे करती है, ये एग्रीकल्चर पे चलते थे, हमने उसी अकॉर्डिंग सारी चीज बनाई है। ठीक है, अ, ये सारी चीज क्लियर है। तो ये था इंडिया की डाइवर्सिटी का पहला लेक्चर। इसके बाद अगला लेक्चर कवर करेंगे। थैंक यू।